सो जैसे हम बात कर रहे थे कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसका सिंबल मैंने आपको बताया टी। सो इस टाइम में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब हाफ रह जाता है। ठीक है, डिके हो जाता है आधा। ठीक है, सो हाफ लाइफ बोलते हैं टी, है ना, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, सो मैं एक बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि एक हाफ लाइफ का शुरू में मान लेते हैं जो ओरिजिनल उसकी जो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उसमें वो कितने थे, एन नॉट। सो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद वो डीके करना शुरू किया। सो आफ्टर आफ्टर वन हाफ लाइफ, वन हाफ लाइफ का मतलब टी। ठीक है, आफ्टर वन हाफ लाइफ जो डीके नहीं हो पाया वो कितना है, इसका आधा। सो आफ्टर वन हाफ लाइफ अनडिकेड लिख देते हैं इसको, अनडिकेड। अनडिकेड न्यूक्लियाई जो इसमें होंगे इस सब्सटेंस में वो हो जाएंगे शुरू वाले का आधा। शुरू में कितना था भाई, एन नॉट, अब कितना रह जाएगा, एन नॉट बाई टू। ठीक है, आफ्टर टू हाफ लाइव्स, टू हाफ लाइव्स के बाद मतलब टाइम दे दिया टू टी। ठीक है, अनडिकेड न्यूक्लियाई कितने रह जाएंगे, ये जो पीछे रह गया इसका आधा, तो एन नॉट बाई टू का आधा कितना हो जाएगा, एन नॉट बाई कितना हो जाएगा, फोर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एन नॉट बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एन नॉट और इंटू हाफ की पावर टू। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। आफ्टर थ्री हाफ लाइव्स कितना रह जाएगा बताओ, आफ्टर थ्री हाफ लाइव्स मतलब थ्री टी, टाइम जो थ्री टी। अनडिकेड न्यूक्लियर कितने रह जाएंगे बोलो, ये जो अभी पीछे बचा है इसका आधा, मतलब एन नॉट बाई एट। इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो, एन नॉट इंटू हाफ रेज टू द पावर थ्री। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर दो। आफ्टर एन हाफ लाइव्स दे दिया आपको किसी ने, तो आफ्टर एन हाफ लाइव्स मतलब आपको जो टाइम दिया गया टी, स्मॉल टी, वो दिया गया कितना, वो दिया गया आपको एन हाफ लाइव्स, एन टी मतलब एन कैपिटल टी। तो इतने टाइम के बाद जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कितना रह जाएगा अनडिकेट, बोलिए। हाँ, जनरलाइज करो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यदि यहाँ टू हाफ लाइव्स आ रहा है ना, ये देखो, तो यहाँ भी आपकी पावर टू आ रही है। जब यहाँ थ्री हाफ लाइव्स हो गया तो पावर थ्री आ गई। जब एन हाफ लाइव्स हो जाएगा तो बोलो क्या आंसर होगा, तो फिर यहाँ एन हो जाएगा पावर। ठीक है, सो यह आ जाएगा, देखो एन नॉट, यहाँ से करेंगे हाफ की पावर स्मॉल एन। ठीक है, एन, हाँ, फिर एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक है जी। सो यदि मैं बोलूँ कि अनडिकेड न्यूक्लियाई, ये जो अनडिकेड न्यूक्लियाई को तो हम एन बोल रहे थे, तो एन इज इक्वल टू एन नॉट हाफ रेज टू द पावर एन, ये आ गया। फिर एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। ठीक है, अब एन की वैल्यू यहाँ से निकालो आप, यहाँ से, तो एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी टी अपॉन टी। ठीक है ना, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से एन की वैल्यू निकालिए। तो एन हो जाएगा यहाँ से कितना, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, एन नॉट हाफ रेज टू द पावर, बोलो इस एन की वैल्यू, बिकॉज टी इज इक्वल टू एन टी है ना, टी इज इक्वल टू एन टी। तो यहाँ से एन कितना हो जाएगा, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ लिख दो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी आ जाएगा पावर में। सो ये नहीं आपने भूलना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम बोल देंगे कि जो अनडिकेड फ्रैक्शन होगी, यदि ऐसे पूछेंगे अनडिकेड फ्रैक्शन, अनडिकेड फ्रैक्शन का मतलब एन अपॉन एन नॉट पूछ रहा है वो आपसे, तो एन अपॉन एन नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलो हाफ की पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी जो वो हाफ लाइफ है और स्मॉल टी गिवन टाइम है। ठीक है, सो ये हो गया अनडिकेड फ्रैक्शन। और डिकेड फ्रैक्शन पूछेगा न्यूमेरिकल में, तो आपने बोलना कि डिकेड फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगी, हाँ, एन अपॉन एन नॉट जो है ना, इसको वन में से आपने माइनस कर देना, वन माइनस एन अपॉन वट, एन नॉट। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये था भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, सो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद कितना रह गया बोलो, शुरू वाले का आधा, एन नॉट बाई टू, तो हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा। सो
एक हाफ लाइफ के बाद रह गया n0/2, 2 हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा इसका आधा। इसका आधा क्या होता है n0/4, तो n0/4 को लिखने का तरीका ही हो गया। फिर 3 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, इसका आधा, ये तो ऐसे लिख सकते हैं। तो जितने हाफ लाइव्स आ रहे हैं वो पावर में जा रहे हैं। देखो 3, यहाँ 2 हाफ लाइफ से 2 चले गए। यदि n हाफ लाइव्स होते मतलब गिवन टाइम हो गया n इंटू हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितना होता है कैपिटल T। सो यहाँ आप n की जगह 3 2 की जगह क्या लिख देंगे n। तो n आप यहाँ से निकाल सकते हो स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ये लिख दिया। तो यहाँ लिख दो, तो ये आ गया अनडिकेट जो न्यूक्लियाई हैं वो आ गया n इज इक्वल टू n0 हाफ रेज टू द पावर t अपॉन कैपिटल T। ओके, सो अनडिकेट फ्रैक्शन कितना आ जाएगा n अपॉन n0। ये n0 को इधर ले आओ हाफ की पावर दिस, और डिकेट पूछेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं अभी, तो से हम ये बात करेंगे कि मान लेते हैं ये, जैसे क्वेश्चन बना देता हूँ मैं इसके ऊपर। जैसे प्लूटोनियम है आपका, प्लूटोनियम का जो हाफ लाइफ है T मतलब आपको दिया हुआ है 24,000 ईयर्स। ठीक है, प्लूटोनियम इज स्टोर्ड फॉर मान लो 72,000 ईयर्स। ठीक है, सो हाउ मच फ्रैक्शन, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ प्लूटोनियम विल रिमेन अनडिकेड। अनडिकेड फ्रैक्शन पूछी जा रही है। ठीक है, अनडिकेड कैसे करेंगे। दिस इज प्लूटोनियम, हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 24 ईयर्स। प्लूटोनियम को कितने साल स्टोर कर रहे हैं 72,000 ईयर्स। सो ये है वो टाइम गिवन स्मॉल t। सो सोल्यूशन इसका आ जाएगा, देखो तो हेयर आपको जो दिया जा रहा है कैपिटल हाफ लाइफ जो दिया जा रहा है वो 24,000 ईयर्स, और स्मॉल t गिवन टाइम जो 72,000 ईयर्स। ठीक है, नाउ अनडिकेड फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। सो अनडिकेड फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको n अपॉन n0 इज इक्वल टू हाफ रेज टू द पावर स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। लगाइए फॉर्मूला। सो n अपॉन n0 इज इक्वल टू हाफ, स्मॉल t की वैल्यू बोलो गिवन टाइम 72,000, ये अपॉन कैपिटल T की वैल्यू 24,000 काटो, तो आ जाएगा हाफ रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, मतलब 1/8 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस मच फ्रैक्शन विल रिमेन अनडिकेड। और यदि इसी क्वेश्चन में डिकेड फ्रैक्शन पूछेगा ना, वो ये बता रहा था मैं। सो डिकेड फ्रैक्शन आ जाएगा, इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/8, सो आ जाएगा 8 माइनस 1 7/8 आ जाएगा आंसर। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए फिर, है ना। सो ये था, ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाँ जैसे किसी ने बोला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक्टिविटी, एक्टिविटी सिंपली dN/dt होता है। एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस reduces to कम हो गई, मतलब 1/32th ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी। ओरिजिनल एक्टिविटी का मतलब शुरू में न्यूक्लियाई थे, ओरिजिनल एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, फाइंड इट्स हाफ लाइफ। ओरिजिनल एक्टिविटी मान लेते हैं इन 25 डेज मान लो। ठीक है, फाइंड इट्स हाफ लाइफ, हाउ विल डू इट। सो ये क्वेश्चन है तो वेरी सिंपल, देखिए कि एक्टिविटी उसकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, मतलब शुरू में यदि n0 थे ओरिजिनल न्यूक्लियाई, तो जो आफ्टर टाइम t जो आपके न्यूक्लियर रह गए वो रह गए n जो है, मतलब वो शुरू वाले का कितना रह गया 1/32 ओरिजिनल का। ठीक है, कितने टाइम के बाद 25 डेज के बाद, ये है क्वेश्चन। मतलब 25 डेज के बाद
जो अनडिकेड न्यूक्लियाई हैं वो शुरू वाले न्यूक्लियाई का कितना रह गए 1/32। ये है क्वेश्चन में, ओरिजिनल कितने थे n0। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो कि हाफ लाइफ पूछा जा रहा है। अब आपको पता है फॉर्मूला कि n इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ से आपका n/n0 कितना आ जाएगा बोलो 1/32। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है कि n/n0 क्या होता है, हाफ रेज टू द पावर क्या बताया मैंने, स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। ठीक है, अब आप n/n0 की वैल्यू भर दो, कितनी वैल्यू n/n0 की, ये जो लिखी है मैंने। ठीक है, 1/32। ठीक है, सो यहाँ 1/32 भर दीजिए, तो ये आ गया देखो। और फिर आगे ये आ गया 1/32 इज इक्वल टू हाफ रेज टू द पावर, स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी मीन्स 25 डेज, 25 और कैपिटल टी पता करना है अपॉन कैपिटल टी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ऐसे। सो बन गया हाफ की पावर, इधर कितना आया 25/t। सो इसके बाद ये आ गया। सो बेस सेम है, इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, तो पावर्स को कंपेयर कर दो, तो इधर वाली कितनी है 25/t और इधर वाली कितनी है 5, तो पावर्स को इक्वेट कर दिया मैंने। ठीक है, 5/1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ गया 5t इज इक्वल टू 25। तो t इज इक्वल टू 25/5। सो t हाफ लाइफ जो है बेसिकली इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल कैपिटल टी। सो टी इज इक्वल टू 5 ईयर्स आ जाएगा इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ लाइफ। तो ऐसे करना है, समझे। सो ये आ गया। सो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो यदि हम आगे बढ़े हैं तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म एक्टिविटी। से हम बात कर रहे थे अभी एक्टिविटी। एक्टिविटी सिंपली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की होगी, इसका सिंबल ये बोल देते हैं। So it is simply the rate of disintegration of a radioactive substance. So it is the rate of क्या decay या disintegration, rate of disintegration of a radioactive substance। so ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो ए बोलना चाह रहे हैं हम, दैट इज जो ए है बेसिकली वो है dN/dt है। और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिके होता है। n इज इक्वल टू क्या होती है, हाँ एक्सपोनेंशियल वाली, वो n इज इक्वल टू n0 एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी थी -λ/t। ठीक है, सो अब आपको पता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके करेगा, तो इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आ जाएगा d/dt लगा दो दोनों तरफ, dN/dt हो गया। n0 कांस्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप, n0 यहाँ कांस्टेंट है ना, तो एक्सपोनेंशियल -λ/t की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल λ/t ही होगी यहाँ पे, और यहाँ वेरिएबल t है, तो t के साथ जो कांस्टेंट चिपका होगा ना वो आ जाएगा इधर को, तो आ जाएगा माइनस ये करके। ठीक है, सो आपके पास लैम्डा आ गया यहाँ से। सो यहाँ से dN/dt जो है वो आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा यहाँ से -λ/n0 एक्सपोनेंशियल -λ/t। लैम्डा को मैंने पहले लिख दिया। मेरे को बताओ कि ये कितना है, तो n है, ये तो n के इक्वल होता है। सो dN/dt कितना आ गया, सो dN/dt आ गया यहाँ से -λn। और यदि मैं इसकी मॉडुलस की बात करूँ तो फिर ये dN/dt ये आ जाएगा, यदि मैं पॉजिटिव वैल्यू लूँ ना, मॉडुलस ले लेता हूँ मैं इसका। मॉडुलस का मतलब यू हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। सो dN/dt मॉडुलस इज इक्वल टू λn। ठीक है, अब dN/dt क्या बताया मैंने, एक्टिविटी। सो एक्टिविटी आ गई λn। लैम्डा की वैल्यू मैंने बताई थी 0.693 अपॉन हाफ लाइफ इंटू n। समझे बात मेरी। सो एक्टिविटी जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गई हाफ लाइफ। हाफ लाइफ सब्सटेंस का काम होगा तो एक्टिविटी ज़्यादा होगी, रखें ध्यान। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू जो है वह, क्योंकि आपको पता था कि जो टी होता है वो होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, यही होता है ना। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो। सो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से टी नीचे आ जाएगा,
तो ये लिखी मैंने लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे। फिर मेरे को ये लगा यहाँ से वो एक्टिविटी जो है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ होगी, मतलब हाफ लाइफ ज़्यादा होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का तो उसकी एक्टिविटी कम होगी। एक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसका यूनिट। सो यूनिट्स होते हैं इस रेडियो एक्टिविटी के 3 वे, यूनिट्स ऑफ ए मतलब यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सो पहला यूनिट होता है क्यूरी, 1 क्यूरी, ठीक है। इसको सी आई करके लिखते हैं, 1 सी आई ऐसे। सो एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 1 क्यूरी व्हेन इट अंडरगोज 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। कितनी डिसइंटीग्रेशन जो होंगी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में मतलब इतनी डिसइंटीग्रेशन होंगी, कितनी 3.7 इंटू 10⁻10, ओके। 3.7 इंटू 10⁻10, ठीक है। सो जो आपकी क्यूरी है तो इतनी डिसइंटीग्रेशन आ गई पर सेकेंड। दूसरा यूनिट होता है इसका रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड, इसको 1 आर डी करके लिख देंगे, ठीक है। बिकॉज एक्टिविटी मैंने बताई नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब डी एन अपॉन डी टी, ये होता है ना। सो कितनी डी एन अपॉन डी टी, इसमें होंगी 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 1 रदरफोर्ड व्हेन इट अंडरगोज 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तीसरी इसकी यूनिट होती है बैकरल, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देंगे छोटा करके 1 वी क्यू। वैन रेडियोएक्टिव और एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज सेड टू बी 1 बैकरल व्हेन इट अंडरगोज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कितनी डिसइंटीग्रेशन, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो आपका तो इनके बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा, देखो रिलेशन ही आ जाएगा इनके बीच में, क्योंकि एक क्यूरी जो है बेसिकली, तो एक क्यूरी को यदि हम लिखें तो 1 क्यूरी जो है, 3 यूनिट बताया मैंने आपको, तो 1 क्यूरी जो होता है बेसिकली 1 सी आई दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू कितना बताया था भाई 10⁻10, ठीक है। इसको तोड़ के लिख दो 10.4 कर लो यहाँ और इंटू 10⁻6 कर लो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है जी। ये लिख दिया मैंने। अब आपको बताइए 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड क्या होता है, ये तो रदरफोर्ड होता है। तो 1 क्यूरी जो है बेसिकली वो 3.7 इंटू 10⁻4 रदरफोर्ड आ जाएगा ये हार्ड, क्योंकि 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तो रदरफोर्ड होता है इसलिए। सो ये रिलेशन होती है क्यूरी और किसके बीच, रदरफोर्ड के बीच, ठीक है। और यदि आपकी रिलेशन चाहिए आपको कि 1 क्यूरी और बैकरल में क्या रिलेशन है, तो बैकरल तो एक डिसइंटीग्रेशन होती है पर सेकेंड। सो 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तो होता है क्या, क्यूरी, ठीक है। सो यदि मैं आपसे पूछूं कि बैकरल में लिखना है तो एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड क्या होता है, बैकरल। सो 1 क्यूरी क्या आ गया यहाँ से 3.7 इंटू 10⁻10 बैकरल, तो ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और यदि रदरफोर्ड की भी बात करें तो 1 रदरफोर्ड क्या होता है 10⁻6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो यदि रदरफोर्ड और बैकरल में रिलेशन पूछा जाए तो क्या करेंगे आप, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तो क्या होता है, बैकरल होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक रदरफोर्ड मीन्स इतना बैकरल। सो दीज आर द रिलेशन, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। और लास्ट में फिर एक जो आपका सो जो नेक्स्ट हम करेंगे वो है न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके। सो
न्यूक्लियर रिएक्शन। सो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको ध्यान सुनेंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस इज चेंज्ड। It is the process by which identity of nucleus is changed when it is bombarded with high energetic particles. Highly energetic particles। ठीक है। सो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई न्यूक्लियस है एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, पता है आपको पहले ही, पेरेंट न्यूक्लियस। इसको किसी एक हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से, इट इज़ ए, सपोज इसके साथ इसको इंटरेक्शन में लाए, so you will get another nucleus that is, say it is Y, and some other particle will be released that say it is B. So this is called daughter nucleus। ठीक है, daughter nucleus। ठीक है। सो आपको पता ही है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इस रिएक्शन में सम एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, से इट इज़ क्यू। क्यू जो है बेसिकली वो एनर्जी रिलीज्ड और एनर्जी एब्सॉर्ब्ड in this reaction। Okay, so first nuclear reaction was performed by again Rutherford in 1919। ठीक है, so 1919 में। ठीक है। सो वो जो रिएक्शन था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो ये था, देखो ये उसने क्वेश्चन किया, हीलियम के साथ बॉम्बार्ड कर दिया नाइट्रोजन को, ये नाइट्रोजन आ गया आपका, और फिर आपके पास यहाँ ऑक्सीजन निकला, और क्या निकलेगा, 1H1। देखना जरा, बैलेंस्ड है रिएक्शन, 8 1 9 7 2 9, ठीक है, 14 4 18, ये निकलेगा। दिस रिएक्शन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय रदरफोर्ड। सो ये रिएक्शन था। ठीक है, और कुछ एनर्जी भी यहाँ रिलीज होगी ये। ठीक है। सो बेसिकली जो एनर्जी रिलीज होगी क्यू, वो सिंपली क्या होगी, रिएक्टेंट्स का मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और फिर ये जो मास आएगा डिफरेंस, इसको यदि मैं सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एनर्जी बन जाएगी जूल में, आंसर आ जाएगा जूल में। ठीक है। और यदि मास एएमयू में लेंगे आप, तो फिर ये कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, तो फिर ये आ गया आपका एएमयू में है यदि, तो फिर आपने ऐसे लिखना रिएक्टेंट्स का मास, सो माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई, क्योंकि एएमयू में है मास, तो फिर यू विल मल्टीप्लाई इट विद 931 एंड देन यू विल गेट एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो ये है, सो सिंपली बेसिकली जो एनर्जी क्यू है, दैट इज सिंपली द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है। सो यदि मैं यहाँ से आपको एक चीज़ और बताऊँ कि यदि Q की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, तो उस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एंड आपका जो रिएक्शन होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है। और यदि आपका Q ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो उस केस में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी एंड दैट प्रोसेस, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, याद जाएगा, सी चीज़ें याद रखें। सो यदि मैं बात करूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें कंजर्व रहेंगी, देखो भी उसमें जितना रिएक्टेंट्स के शुरू में टोटल एटॉमिक नंबर होगा, उतना ही बाद में एटॉमिक नंबर आना चाहिए प्रोडक्ट्स में। एटॉमिक नंबर कंजर्व रहेगा, मास नंबर जितना लेफ्ट हैंड साइड को आएगा उतना ही राइट साइड में होना चाहिए, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स के इक्वल होना चाहिए।
ये चीज़ें कंजर्व रहती हैं। एटॉमिक नंबर इज कंजर्व्ड, मास नंबर इज कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड इन ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, सो ये रखें आप याद कि एटॉमिक नंबर कंजर्वेशन के ऊपर जैसे एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा अभी करवा देता हूँ। ये बताइए फिर इसमें क्या होगा, यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा यदि मैं बेरिलियम को, बेरिलियम है मेरे पास, देखो बेरिलियम 4 है और मेरे पास है बोरोन 5, 5 10 है, 4 9 है, 1H1 और यहाँ 2He4। बताइए जैसे अभी बता रहा था मैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर कंजर्व कराइए और बताइए यहाँ पे क्या निकलेगा। ठीक है जी, तो यहाँ लिथियम निकल रहा है यदि, तो बताइए पार्टिकल कौन सा निकलेगा। यहाँ नाइट्रोजन निकल रहा है, लिथियम 36 है, नाइट्रोजन 17 है, 13 भी हो सकता है। बताइए यहाँ पे खाली स्थान भरना है आपने, फिल इन द ब्लैंक। सो बताइए क्या आएगा यहाँ पे। यस, तो ये देखिए यहाँ पे 4 + 1 5, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ आएगी जिसमें एटॉमिक नंबर 3 यहाँ कवर, देखो ना टोटल 5 हो गया। यहाँ 4 + 1 एटॉमिक नंबर देखिए, रिएक्टेंट्स में एटॉमिक नंबर का सम हो गया, इसको चार्ज नंबर भी बोलते हैं, दैट इज सिंपली 5। यहाँ 3 आ चुका है तो दो दो किसका होता है, ये हीलियम का, ये हीलियम का न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे। 9 और 1 10, तो यहाँ 4 आ गया, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ रिलीज होगा ये, तो ये भरा जाएगा यहाँ अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ देखो 5 और 2 कितने हैं यहाँ पे 7। ठीक है, जैसे यहाँ 4 और 1 5, 3 और 2 5, बैलेंस ही करना है सिर्फ एटॉमिक नंबर को। और 9 और 1 10, मास नंबर देखिए अब 6 आ चुका, 4 आएगा यहाँ। जैसे यहाँ 10 और 4 14, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा कुछ, ये एक, ये 1 आएगा यहाँ पे है ना। और 5 और 2 7, और नीचे कितना है, यहाँ भी 7 ही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा बताइए। 0 आएगा, और 0 ये किसका होता है, न्यूट्रॉन, ऐसे लिखते हैं न्यूट्रॉन को। यहाँ 0 और ऊपर 1। अब देख लो 7 और 0, समझ रहे हैं बात, 7 और 0 ये आ गया, देखो समझ रहे हैं ना बात। सो ये यहाँ पे सिंपली आपने कंजर्वेशन ऑफ, इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड में भी, तब मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चन को। 5 और 2 7, देखो 7 और 0, यहाँ भी 7 हो गया, एटॉमिक नंबर यहाँ भी 7 है। यहाँ मास नंबर 14 है, और यहाँ 13 और 1 14 हो गया, तो यहाँ न्यूट्रॉन निकलेगा, और यहाँ है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म, ये देखिए अब यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा था ना। सो नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज मेंट बाय दिस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। हाँ, जैसे आपके हैवी न्यूक्लियाई हैं, जैसे आपको यूरेनियम 235 है, यदि मैं इसको थर्मल न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्ड करता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे ये बेस्टर प्रोडक्ट्स हैं, ये निकलेंगे, और यहाँ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और साथ में लगभग इस प्रोसेस में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है अभी। तो ये रिएक्शन बिल्कुल ही बोलना है आपने। सो बट इज़ बेसिकली न्यूक्लियर फिजन, splitting of heavy nuclei into lighter nuclei of comparable masses along with release of high energy। जैसे यहाँ कितनी एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई इनटू लाइटर न्यूक्लियाई of comparable masses with release of huge amount of energy or along with emission of energy। ओके, सो ये रिएक्शन लिख दिया जैसे मैंने। सो बेरियम क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 56, इसका कितना होता है 36, यहाँ आ जाएगा 141, और यहाँ आ जाएगा आपका 92। बैलेंस कर सकते हो, देखो 2 और 1 3 और 3 6, 6 बिल्कुल ठीक, मास नंबर बैलेंस है 92, 50 36। ये दिस इज व्हाट न्यूक्लियर फ्यूजन इज, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, सो दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, ये ठीक है। सो एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक ही हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी रिलीज क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब रिएक्टेंट्स का जो मास है वो प्रोडक्ट्स के मास से ज़्यादा होगा, और जो थोड़ा जो लॉस्ट मास आ गया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस मच एनर्जी। समझ रहे बात मेरी।
सो इसमें मतलब मास डिफेक्ट यदि मैं निकालूंगा तो मैंने बताया कि इस मास को जोड़ दीजिए एटॉमिक मास यूनिट में करना है। पर ये एटॉमिक मास यूनिट में जो ये मास होगा ये इन दोनों का वो यहाँ लिख दो। न्यूट्रॉन का आपको पता है एटॉमिक मास यूनिट में 1.0087 होता है ना। वैसे इसका भी 235 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ लिख दीजिए, इन 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 सब का लिख दीजिए। और फिर डेल्टा एम, इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा कम आएगा, और जो डेल्टा एम इसमें आता है वो ये आता है लगभग एटॉमिक मास यूनिट ये। ठीक है, तो फिर यदि मैं डेल्टा एम निकाल दिया यहाँ पे, सो फिर 1 AMU के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है आपकी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतने के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी 0.222 एटॉमिक मास यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी होगी 931 इंटू 0.222 एंड यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लगभग 200 समथिंग 200 के आसपास। दैट्स वाई ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई इस रिएक्शन में। समझे बात मेरी? सो जो रिएक्टेंट्स का मास आएगा वो थोड़ा सा मैंने बताया ज़्यादा आएगा और इधर थोड़ा कम आएगा, और दोनों जो डिफरेंस आएगा दैट इज मास डिफेक्ट, वो आएगा एटॉमिक मास यूनिट में। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है 931। सो इतने एटॉमिक मास यूनिट की कोरस्पॉन्डिंग लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। ठीक है जी। सो यदि मैं आपको थोड़ा सा आगे चलूँ तो फिजन कंट्रोल्ड वे में भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, सो यदि फिजन रिएक्शन आपका ये है ऐसे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करेंगे अब। चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन में बेसिकली क्या होने वाला है ये देखिए आप यहाँ, चेन रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मैंने बताया कि अभी मैं रिएक्शन यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। यूरेनियम 23592 व्हेन इट इज़ बम्बार्डेड विद थर्मल न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पे, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं ये। बेरियम निकलेगा, ये बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। क्रिप्टॉन निकलेगा, और कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे ये मेन चीज़ यहाँ, 3 न्यूट्रॉन इसमें रिलीज होते हैं। ठीक है, ये प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये है आपका फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ बताया था मैंने आपको 56, यहाँ बताया था 36, 92, क्रिप्टॉन का 92 और यहाँ 141। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप कि ये स्लो में थर्मल न्यूट्रॉन है, रखें ध्यान में। इस यूरेनियम 235 न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है वो सिर्फ थर्मल न्यूट्रॉन ही कर सकते हैं। अभी थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं ये, और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ओके, तो उससे फ्यूजन होता है इस न्यूक्लियर का। सो देखो ना भाई, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए, देखो आप, एक एटम का फ्यूजन हुआ है यूरेनियम के, एक एटम का, यूरेनियम का एक एटम है। जब ये फ्यूजन में जाता है तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये देखो, ये डायग्राम बन गया, इधर आ जाओ जरा। ठीक है, ये देखो, अब ये यूरेनियम का एक न्यूक्लियस लिखा है, ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ये कर दिया, तो यहाँ से क्रिप्टॉन, बेरियम, ये बेस्ड प्रोडक्ट्स निकल गए। कितने न्यूट्रॉन रिलीज हुए देखो, 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, तो यदि इनके आगे फिर मैं एक यूरेनियम का पीस रख दूँ तो रिएक्शन आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा, फर्दर फ्यूजन होता जाएगा, नंबर ऑफ फ्यूजन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फास्ट रेट से बढ़ेंगे आगे को। जैसे ये, ठीक है, एक एक न्यूट्रॉन मान लो लॉस्ट हो गया, तो एक न्यूट्रॉन ये है, 3 निकले ना यहाँ, 3, तो ये 3 दिखाए गए हैं देखो, ये लॉस्ट हो गया। तो ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, इसके आगे मैंने एक और यूरेनियम का पीस रख दिया 235 का। फिर आपका रिएक्शन चला, ये रिएक्शन चला, देखो ये रिएक्शन चला, और ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि फर्दर फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो फिर 3 निकले। ठीक है, और फिर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, रैपिडली मल्टीप्लाई होगा, और हर स्टेज पे नंबर ऑफ फ्यूजन बढ़ते जाएंगे, और रिएक्शन विल प्रोसीड इन ए वेरी फास्ट रेट। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ बात करूँ तो ये देखो, ये जैसे ये यूरेनियम का फ्यूजन हुआ है यहाँ पे, ये एक और रख दिया यहाँ इसके आगे, तो ये फिर फ्यूजन हो गया। देखो क्रिप्टॉन आ गया,
इधर को बेरियम आ गया, फिर 3 न्यूट्रॉन आए, आ गया 0 and 1, ये 0 and 1, ये एक और न्यूट्रॉन आ गया, ये मान लो लॉस्ट हो गया, तो इसके आगे फिर फ्यूजन चलता है, फिर आगे यूरेनियम का पीस रख दिया मैंने, यूरेनियम का न्यूक्लियस रख दिया। ठीक है, वैसे इसके आगे क्रिप्टॉन, ये न्यूट्रॉन आ गया एक, ये दूसरा आ गया, 3 निकलते हैं, और ये तीसरा आ गया। ठीक है, 0 and 1, ये तीसरा आ गया। ठीक है, सो ये पहला, दूसरा, और इधर ये तीसरा, 0 and 1। ठीक है जी, मतलब ये बोलने का मतलब कि 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे ये निकल रहे हैं, ये 3 न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं, इन 3 न्यूट्रॉनों के आगे फिर मैं ये U235 यूरेनियम का पीस रख दूँ, तो रिएक्शन आगे चलता रहेगा, देखो ये। ठीक है, और फिर आगे आपका ये रिएक्शन जो है बेसिकली ये रैपिडली आगे मल्टीप्लाई होते जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड रिएक्शन विल प्रोसीड एट ए वेरी फास्ट रेट। ठीक है, तो इसको चेन बनती जाएगी, एक चेन। तो 2 न्यूट्रॉन है वो आगे इनिशिएट करेंगे 2, तो यहाँ 3 निकले, फिर आगे 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 3 6, यदि इसके आगे भी रख देते तो 3 यहाँ से निकलेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग। यू कैन से दैट रिएक्शन विल प्रोसीड एट ए वेरी फास्ट रेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो ये आपका बेसिकली प्रिंसिपल बनता है, ये एटम बम के केस में ऐसा ही होता है। और यदि इस रिएक्शन को आपने कंट्रोल्ड वे में कर लिया, अनकंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड वे में कर लिया रिएक्शन, तो फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है वो रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मैंने बता दिया कि मोर देन 1 न्यूट्रॉन जो हैं वो आगे रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे आगे, और आप यूरेनियम के पीस रखते जाओ। और यदि एक ही न्यूट्रॉन बाकी आपने मान लो ये भी अब्जॉर्व हो गया, ये भी अब्जॉर्व हो गया किसी तरीके से, तो एक ही बचा आगे, फिर आप आगे रख दो यूरेनियम का पीस। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है भाई, एटम बम के केस में होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो फ्यूजन रिएक्शन है वो ओटो हॉर्न है, ओटो हॉर्न याद रखेंगे, HHN, एंड स्ट्रॉसमैन, STRASS, स्ट्रॉसमैन ने जो फ्यूजन रिएक्शन है वो 1939 में डिस्कवर हुआ था रिएक्शन। ठीक है ना, उसके बाद आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है वो एटम बम भी गिराए गए थे ना, तो ये इन लोगों ने देखो, इन साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन 1939 में, लेकिन ये अनकंट्रोल हो गया तो फिर क्या बन गया, ये एटम बम भी बन जाता है। ठीक है, सो इन न्यूक्लियर फ्यूजन ने पढ़िए जरा, 3 न्यूट्रॉन आर प्रोड्यूस, मैंने बताया है देखो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं विद रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो 3 न्यूली प्रोड्यूस हुए न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फर्दर फ्यूजन, इनके आगे यूरेनियम के पीस रख दो और फ्यूजन हो जाएगा, और मोर न्यूक्लियाई प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। The process continues and the number of fusions taking place at each stage goes on increasing at a very fast rate. This process is called uncontrolled chain reaction. ठीक है, यदि हम आगे बढ़ें तो हम बात करेंगे, नेक्स्ट है ये। बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि मैं बात कर रहा था कि ये टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन मैंने बता दी कि यदि अनकंट्रोल्ड होगा तो एटम बॉम्ब का ही प्रिंसिपल बन जाता है, दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। और यदि कंट्रोल्ड हो गया तो कहाँ होता है कंट्रोल, बोलो, न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, ये तो अनकंट्रोल्ड टाइप से होगी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सो इट इफ मोर देन 1 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फ्यूजन कॉज फर्दर फ्यूजन, जैसे हमने बोला ना कि 3 हुए थे ना यहाँ प्रोड्यूस, 3 1 2 3 है देखो, यदि इनमें एक से ज़्यादा यदि आगे को फ्यूजन रिएक्शन चलाएंगे तो वो आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, आगे आप यूरेनियम के पीस रखते जाएंगे, रखते जाओ, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और वो रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वो तभी होगा कि जो पहले प्रोसेस में आपके 3 निकले उसमें से, मतलब एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, यदि मोर देन 1 है तो यहाँ 3 ही निकल रहे हैं, तो मोर देन 1 यहाँ 2 ही हो गया। ठीक है, मोर देन 1 है तो ये 2 या हो गया या 3 हो गया, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 या 3 जो प्रोड्यूस, मतलब 3 जो प्रोड्यूस हुए
उनमें यदि एक लॉस्ट भी हो गया तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। मतलब एक से ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन जो है वो कंट्रोल नहीं रहेगा, वो कैसा बन जाएगा, अनकंट्रोल। एक से ज़्यादा मीन्स 2 या 3 न्यूट्रॉन्स के आगे फिर यूरेनियम का पीस रख देंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और जो एनर्जी होगी, नंबर ऑफ़ फ्यूजन्स होंगे और एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो मल्टीप्लाई होगी रैपिडली। ठीक है, तो पढ़िए अब यहाँ पे, इफ़ मोर देन 1 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन फ्यूजन कॉज फर्दर फ्यूजन इन ईच स्टेज then the number of fusions and energy released multiply rapidly। बार बोल रहा हूँ, सच ए चेन रिएक्शन इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, इन सच ए चेन रिएक्शन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। सो एटम बॉम्ब में कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड वे में होता है और वो चेन रिएक्शन होता है। कंट्रोल चेन रिएक्शन इफ ओनली 1 न्यूट्रॉन, जैसे ना देखो ये बनाया कंट्रोल का, जैसे ये 3 तो निकल गए, अब इसमें से 2 लॉस्ट हो गए, ये वाला लॉस्ट करा दिया, ये वाला भी लॉस्ट करा दिया, ये वाला लॉस्ट हो गया, ये वाला भी लॉस्ट हो गया, एक ही बचा ना। अब ये हो रहा है, मोर देन 1 होगा तो वो या तो 2 या 3 आगे फर्दर फ्यूजन करवाएंगे तो 1 कंट्रोल जाएगा रिएक्शन। लेकिन 3 तो निकलते ही हैं, 3 में से 2 एब्जॉर्ब हो गए तो फिर कितने बचेंगे, 1। तो ये बचा देखो 1, इसके आगे यूरेनियम का पीस और रख दो। ठीक है, यूरेनियम का पीस और रख दो इसके आगे तो फर्दर फ्यूजन चलेगा। ठीक है, फिर और निकलेंगे 2 या 3, 3 में से 2 लॉस्ट हो गए, फिर आगे कितना बचा, 1, तो 1 के आगे फिर आपका यूरेनियम का पीस रख दो। ठीक है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लीज होगी। इफ़ ओनली 1 न्यूट्रॉन इज अवेलेबल टू कॉज फर्दर फ्यूजन, एक ही अवेलेबल होगा, है ना। ये देखो 2 लॉस्ट हो गए ना, तो एक ही है ये वाला ये। ठीक है, तो इसके आगे फिर आप यूरेनियम का पीस रख देंगे तो फर्दर फ्यूजन हो जाएगा। इफ़ ओनली 1 न्यूट्रॉन इज अवेलेबल टू कॉज फर्दर फ्यूजन एट ईच स्टेज, देन a constant amount of energy, कितनी एनर्जी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड। सच रिएक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे हमने बोला कि जो 3 न्यूट्रॉन यहाँ निकलते हैं ना ये फ्यूजन रिएक्शन में, ये फास्ट मूविंग होते हैं। अभी इनको स्लो करना है यदि आपने, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इनको बनाना है तो फिर आपको ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये एक मॉडरेटर मटेरियल होता है। ठीक है, मॉडरेटर कौन कौन होता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, या हैवी वाटर हो गया, ग्रेफाइट, हैवी वाटर, ये क्या करते हैं, ये इन फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको क्या कर देते हैं, ये स्लो कर देते हैं। कौन, मटेरियल्स लाइक ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर। ठीक है, क्या करते हैं ये न्यूट्रॉन्स को, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यहाँ 3 निकलते हैं किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में, उनको यदि स्लो करना है तो these materials are used, graphite and कौन सा बताया दूसरा, हैवी वाटर, they are used to make the fast moving neutrons slow। ओके, और एक और चीज़ की, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो आपके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा ना बढ़ जाएँ, लॉस्ट भी कराने हैं मैंने बताया ना, तो उसमें एक कंट्रोल रॉड्स डाली जाती हैं कोर ऑफ द रिएक्टर में। कंट्रोल रॉड्स, वो कंट्रोल रॉड्स कैडमियम से बनी होती हैं, है ना। इसका काम है कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको क्या करना, एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रॉन्स को। these rods absorb न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये तो ये भी आप याद रखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि यहाँ कंट्रोल रॉड्स कैडमियम की होती हैं और वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि रिएक्शन कंट्रोल वे में चले। और जो मॉडरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडरेटर्स कौन मटेरियल्स होते हैं, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर, दे आर यूज्ड टू मेक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स स्लो। सो ये था। सो आगे देखते हैं क्या है ये। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभी हम कर रहे थे कि भी ये जो यूरेनियम 235 की बात कर रहे हैं, और जो यूरेनियम मिलता है आपको अर्थ में वो ये होता है मोस्टली 99% U238 ही होता है वो। सो क्वेश्चन ये आता है पेपर में कि वाई 238 इज़ नॉट सुटेबल फॉर चेन रिएक्शन। ठीक है, U235 से क्यों रिएक्शन चलता है, U238 के साथ क्या प्रॉब्लम है। ध्यान सुनेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, यदि आपने इसके 238 वाले न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना है तो बड़े हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन चाहिए। कितनी एनर्जी के बोलो, 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए यदि आपने इस U238 को डिसइंटीग्रेट करना है।
ठीक है। और ये न्यूट्रॉन्स रेयरली अवेलेबल होते हैं, नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है ना। सो ये लिखा देखो, सिंस न्यूट्रॉन्स ऑफ दिस मच एनर्जी आर रेयरली अवेलेबल एंड हैंस U38 इज नॉट सुटेबल फॉर व्हाट चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन के लिए सुटेबल नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कौन सा यूज़ करते हैं हम चेन रिएक्शन में, U235 है ना। तो U235 का जो फिजन होता है, जो उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, वो थर्मल न्यूट्रॉन से होता है और उनकी एनर्जी कितनी होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स। थर्मल न्यूट्रॉन्स की एनर्जी ये होती है भैया ना। तो thermal neutrons are easily available and hence U235 can be used in chain reaction। तो ये था। तो एक बार फिर, यदि U238 को आपने डिसइंटीग्रेट करना है तो हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए जिनकी एनर्जी इस ऑर्डर की होनी चाहिए। दीज न्यूट्रॉन्स आर रेयरली अवेलेबल। हाउएवर यदि आपने 235 का फिजन करना है तो दिस मच एनर्जी, इतनी एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए, विच आर इजली अवेलेबल, और इनको थर्मल न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसलिए थर्मल न्यूट्रॉन्स आर इजली अवेलेबल एंड हैंस 235 कैन बी यूज इन चेन रिएक्शन। ठीक है। तो ये लिखिए पहले, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियस, ज़्यादा एनर्जी चाहिए 238 न्यूक्लियस को, यूरेनियम 238 न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस यूरेनियम 235 न्यूक्लियस। तो यदि आपने इसको डिसइंटीग्रेट करना है तो हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए विच आर रेयरली अवेलेबल। और यदि आपने U235 को आपने डिसइंटीग्रेट करना है तो थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए और उनकी एनर्जी इस ऑर्डर की होती है और वो इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए U235 इज सूटेड फॉर चेन रिएक्शन। ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या है साथ। ये देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। सो ये आ गया आपका, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इनिशिएट द न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है। सो यदि मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दूसरा रिएक्शन जो है आपका वो होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न, हो गया भाई, आगे होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं और थोड़ा सा इनसे हैवी न्यूक्लियाई बना देते हैं। थोड़ा सा ये जैसे ड्यूटेरियम आपस में ज्वाइन करे तो ये निकला, और यहाँ पे लगभग इतनी एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में। फिर वही कि इन रिएक्टेंट्स का मास ज़्यादा होगा प्रोडक्ट्स के मास से। प्रोडक्ट यहाँ हीलियम ही है, और जो लॉस्ट मास होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, so this is nuclear fusion reaction. So define it. It is simply the क्या, in this reaction two lighter nuclei join to form a nucleus having to form a heavy nucleus and with the release of huge amount of energy. Okay, so ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करेंगे वो अपने से, वो थोड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे और इसमें प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में भी हैवी न्यूक्लियर टूटेगा छोटों में, और फ्यूजन में छोटे वाले हैवी न्यूक्लियर लाइटर में टूटेगा ना फ्यूजन में, और फ्यूजन में क्या होगा, लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करेंगे और थोड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, और दोनों प्रोसेसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन, ये है क्वेश्चन। देखो भाई ध्यान से सुनेंगे कि इन न्यूक्लियाई को यदि आपस में फ्यूज होना है, इनको ज्वाइन होना है ना इनको, तो आपको पता ही है व्हेन दीज टू आर ब्राउट क्लोजर टू ईच अदर, जब इनको नज़दीक लाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगी, कूलम्स रिपल्शन फोर्स होगा इनके बीच, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको जो काइनेटिक एनर्जी है इनकी वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लार्ज काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस रिपल्शन, एंड काइनेटिक एनर्जी सिंपली इम्प्लाइज टेम्परेचर। तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, और यदि न्यूक्लियस को ज्वाइन होना है तो दिस मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, दिस इज वेरी
लार्ज टेम्परेचर, इट कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन अर्थ। 10.7 केल्विन टेम्परेचर चाहिए यदि न्यूक्लियाई को आपस में ज्वाइन होना है, फ्यूज़ होना है। एंड दिस टेम्परेचर कहाँ होता है इतना टेम्परेचर? सन के कोर में होता है, सन अंदर वाली बिल्कुल कोर में, सन का जो सेंट्रल पार्ट है उस कोर में होता है इतना टेम्परेचर सन के। दैट्स वाई सन में कौन सा रिएक्शन चला हुआ है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है सन में। या स्टार्स हैं जैसे हमारे, तो स्टार्स के बिल्कुल कोर में भी टेम्परेचर लगभग इतना ही होता है, 10.7 केल्विन। तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हम कैरी आउट कर सकते। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हम बोलेंगे हमने यहाँ करना है अर्थ पे, नॉट पॉसिबल, बिकॉज दो लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में ज्वाइन करना है तो वो इतना टेम्परेचर चाहिए विच कैन नॉट बी अचीव्ड ऑन अर्थ। दैट्स वाई दिस न्यूक्लियर फ्यूजन इज आल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एक बार फिर व्हेन दीज टू न्यूक्लियाई आर ब्राउट क्लोजर टू ईच अदर देन ड्यू टू कूलम्स रिपल्शन ज्वाइन नहीं हो सकते वो। ठीक है, सो उस कूलम रिपल्शन को यदि इनको ज्वाइन करना है आपने तो उस कूलम रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। सो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इनकी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो इस कूलम रिपल्शन को ओवरकम कर ले। सो काइनेटिक एनर्जी सिंपली इम्प्लाइज टेम्परेचर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। सो यदि इनको फ्यूज़ होना है इट कैन बी अचीव्ड ओनली इफ टेम्परेचर कितना चाहिए? 10.7 केल्विन। तभी आएंगे एक दूसरे के क्लोज, ही तभी ज्वाइन होगी, तभी फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो ऐसा इतना टेम्परेचर मैंने बताया सन के कोर में है, तो सन के अंदर कौन सा रिएक्शन चला हुआ है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। और इसको और कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं? थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है जी। सो ये बोल रहा था मैं कि यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन आता है इसके साथ में ना, ये वाला, तो इसको पढ़ो एंड दैट्स ऑल। सो बोलो भी क्वेश्चन क्या है। ये देखो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इनिशिएट द न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूजन रिएक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते हम। क्यों? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। क्यों नहीं कर सकते बताइए? क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी कैरीड आउट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। कितना बताया था मैंने? 10.7 केल्विन, ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस, है ना, 10.7 केल्विन। सिंस दिस मच टेम्परेचर कैन नॉट बी जनरेटेड इन एनी फर्नेस, सो न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट बी इनिशिएटेड। किसी भी फर्नेस में इतना टेम्परेचर हम एक्वायर नहीं कर सकते, सो न्यूक्लियर फ्यूजन को इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। मोर ओवर इफ दिस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज जनरेटेड बाई एटॉमिक एक्सप्लोजन, ठीक है, ये एटॉमिक एक्सप्लोजन हम कराते हैं, तो यदि ये टेम्परेचर हम जनरेट करवा पाते हैं, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कंटेन द मटेरियल यूज्ड इन फ्यूज़न। ठीक है, सो डिफ़िकल्ट होगा जो मटेरियल यूज हो रहा है फ्यूजन रिएक्शन में उसको कंटेन करना। ड्यू टू दीज डिफिकल्टीज न्यूक्लियर फ्यूजन कैन नॉट बी कैरिड आउट ईजली। ठीक है, तो दिस मच टेम्परेचर मैंने कहाँ बताया? सन के कोर में। तो सन के कोर में कौन सा रिएक्शन चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। उसकी वजह से ही एनर्जी रिलीज़ कर रही है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है सन से। ठीक है, सो यही था फिर आज के लिए, इतना ही। ओके देन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है ना, उसमें जैसे एक न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट, उनको ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन में जब एक यूरेनियम का 235 जो न्यूक्लियस है वो डीके करता है ना, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है? ये एनर्जी रिलीज़ जो होती है बेसिकली वो कितनी बताई थी मैंने? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब एक जो आपका न्यूक्लियस है यूरेनियम एटम, मतलब एक यूरेनियम एटम जब डिके करता है यानी फ्यूजन में जाता है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसके ऊपर यदि मैं क्वेश्चन करूँ तो क्वेश्चन ये हो सकता है, देखो कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड when one when uranium when 1 U235
when 1U235 न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन, फिजन में जाता है मतलब, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी फिजन्स मस्ट अकर पर सेकेंड, हाउ मैनी फिजन्स मस्ट अकर per second to produce a power of, ये है क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर, ये है। कैसे करेंगे? तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है जब रेडियम का मतलब एक एटम या एक न्यूक्लियस, एक आप बोल सकते हैं, फ्यूजन में जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि कितने फ्यूजन्स की संख्या होनी चाहिए एक सेकेंड में ताकि आपको 1 किलोवाट पावर मिल जाए। 1 किलोवाट आवर नहीं होगा, 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट पावर मिल जाए, 1 किलोवाट टू प्रोड्यूस ए पावर ऑफ 1 किलोवाट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन वेरी सिंपल कि एक एटम जब टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होता है। सो एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन बोलो कितनी होती है, अभी बताइए मैंने ऊपर, एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन होती है कितनी, बोलो एनर्जी पर फ्यूजन होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके जूल बनाओ, 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ये बन गया, ठीक है। अब आपको पता है आपको पावर कितनी चाहिए, 1 किलोवाट। पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड, क्या होती है पावर, एनर्जी पर सेकेंड जो चाहिए आपको, रिक्वायर्ड एनर्जी पर सेकेंड मीन्स पावर, ठीक है। कितनी चाहिए बोलो, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मीन्स कितनी, हाँ किलो क्या होता है 10⁻³ और वाट क्या होता है बोलो, जूल पर सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। सो ये लिख दिया मैंने किलोवाट को ऐसे। सो देयरफॉर बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट नंबर ऑफ फ्यूजन्स। देयरफॉर कितने फ्यूजन होने चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ फ्यूजन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फ्यूजन्स पर सेकेंड हो जाएगा बड़ा नंबर 10⁻³ है कि ये है बड़ा नंबर नीचे वाला है, तो नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड 10⁻³ जूल पर सेकेंड इसका यूनिट है, डिवाइडेड बाई दिस नंबर 200 ऊपर वाला इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 और ये क्या है भाई जूल। सो भाई जूल और जूल तो कैंसिल हो जाएगा, तो इतने फ्यूजन आ जाएंगे पर सेकेंड। कितने आएगा नंबर आएगा लगभग सॉल्व करके 3.125 इंटू 10⁻13 फ्यूजन्स पर सेकेंड। इतने फ्यूजन होने चाहिए एक सेकेंड में, पर सेकेंड देखो ये बच गया यहाँ पे पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सो एनर्जी एक फ्यूजन में कितनी रिलीज होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, उसको जूल में कन्वर्ट करिए, और पावर कितनी चाहिए 1 किलोवाट। पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड, तो एनर्जी पर सेकेंड जो चाहिए वो आ गई 10⁻³ और वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ये लिख दिया। सो नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड क्या होगा, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करो, दिस इज द लार्ज नंबर, दिस इज स्मॉलर नंबर, डिवाइड इट, यू विल गेट इन नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्यूजन्स पर सेकेंड, ठीक है। सो इसके ऊपर एक और छोटा सा न्यूमेरिकल लास्ट, एंड दैट न्यूमेरिकल इज दिस, फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन ये आ रहा है कि वही है पहली लाइन की, हाँ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड, हाँ रिलीज पर फ्यूजन ऑफ U235 है ना न्यूक्लियस, एक फ्यूजन मतलब पर फ्यूजन ऑफ दिस न्यूक्लियस, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ, हाँ हाउ मैनी फ्यूजन्स, तो हमने कर लिया, ठीक है। तो फाइंड दी, थोड़ा अलग से क्वेश्चन करेंगे, फाइंड दी एनर्जी रिलीज्ड, हाँ फाइंड दी एनर्जी रिलीज, ध्यान सुनेंगे, इन किलोवाट आवर पूछ लिया, किलोवाट आवर यूनिट होता है एनर्जी का, आपको बताइए। फाइंड एनर्जी रिलीज इन किलोवाट आवर व्हेन 1 ग्राम यूरेनियम 235 न्यूक्लियस अंडरगोज फ्यूजन। कैसे करेंगे, अंडरगोज फ्यूजन, ये है क्वेश्चन। सो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक फ्यूजन में हो गई। सो बताओ कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी किलोवाट आवर में जब 1 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो फ्यूजन में जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पता करने पड़ेंगे, एक एटम से एनर्जी रिलीज होगी इतनी, तो पहले आप 235 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स पता करिए, ठीक है। सो आपको पता ही है कि 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम
कंटेन्स कितने न्यूक्लियस होंगे इसमें, ये एटम्स कंटेन्स न्यूक्लियस, हाँ कंटेन्स न्यूक्लियस होगा तो एटम भी होगा ही, एटम होगा तो न्यूक्लियस होगा। कंटेन्स एटम्स इज इक्वल टू हाउ मच, एवोगाड्रो नंबर, ये आ गया ये। सो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन्स एटम्स इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 235, इतने एटम्स होंगे भी 1 ग्राम में। इस 1 ग्राम यूरेनियम न्यूक्लियस में हमने एटमों की संख्या पता कर ली। अब एक एटम की वजह से कितनी रिलीज होती है ये, ठीक है। सो 1 एटम रिलीजेज एनर्जी इज इक्वल टू कितनी, हाँ रिलीजेज एनर्जी इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 200 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -13 जूल, ये आ गया। तो एक एटम इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो फिर बताओ जो 1 ग्राम यूरेनियम में एटम थे वो कितने थे, वो इतने थे, तो ये इतने कितनी एनर्जी यूज करेंगे। देयरफॉर इतने एटम्स कितने बोलो, 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 अपॉन 235 एटम्स ऑफ यूरेनियम रिलीजेज एनर्जी इज इक्वल टू, एक ने इतनी करी तो इतनों ने कितनी करी मल्टीप्लाई, सो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो यानी 200 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -13 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 235, ये आ गया आंसर जूल में। लेकिन एनर्जी तो किलो वाट आवर में पूछी हुई है। सो आपको पता है 1 किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं अभी, हाँ तो इसमें आएगा लास्ट स्टेप। सो ये आ गई आपकी एनर्जी। सो एनर्जी जो है किलो वाट आवर में निकालनी है आपको, तो E इज इक्वल टू, पूरा नंबर ऐसे लिख दो जो भी है, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -13 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 235। अब आपको पता है इधर कि 1 किलो वाट आवर जो होता है वो कितनी एनर्जी होती है जूल में, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल ये होती है ना। सो जूल, 1 जूल कितना हो जाएगा फिर, सो 1 जूल हो जाएगा यहाँ से, हाँ एक नंबर डिवाइड में नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा कितना 1/3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 किलो वाट आवर। मतलब ये हो गया बोलने का कि यदि आपको जूल से किलो वाट आवर में जाना है तो इस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब नीचे क्या नंबर लिखना पड़ेगा, यहाँ से बोल दो 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, तो आपकी एनर्जी अब किस में आ जाएगी बोलो, किलो वाट आवर में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है, किलो वाट आवर में आंसर आ जाएगा, तो ऐसे निकालना है। जूल से किस में कन्वर्ट किया लास्ट में बोलो, किलो वाट आवर। ऐसे करते हैं, इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, कितना नंबर होता है ये, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3.6 इंटू 10 6 से, या ऐसे बोल दो डिवाइड कर देंगे 3.6 इंटू 10 6 से, ये कर दिया मैंने डिवाइड। तो अब ये एनर्जी जूल से किस में कन्वर्ट हो गई, किलो वाट आवर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो यदि आपसे को पूछ ले कि जी न्यूक्लियर फिजन ज़्यादा डेंजरस है कि फ्यूज़न, सो क्वेश्चन ये है कि वाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज मोर डेंजरस देन, ऐसे पूछ ले को कैसे करेंगे मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, हाँ सो न्यूक्लियर फ्यूजन लिख दो एक बार फटाफट यहाँ पे। सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ये होता है, देखो ये क्या होता है, वो ड्यूटीरियम प्लस एक और ड्यूटीरियम, ये दोनों लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन करेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस मिलेगा, और एनर्जी रिलीज कितनी होती है 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसमें देखो ये ध्यान सुनेंगे, कितने न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करें, कितने न्यूक्लियॉन्स मीन मास नंबर। सो जिसमें न्यूक्लियन यहाँ आगे 2 यहाँ भी 2, तो 4 न्यूक्लियॉन्स ने कितनी एनर्जी रिलीज करी, मतलब 24। तो 4 न्यूक्लियॉन्स रिलीज कितनी एनर्जी कर रहे हैं, रिलीज एनर्जी इक्वल टू 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक न्यूक्लियॉन कितनी करेगा 24/4 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक न्यूक्लियन ने इतनी एनर्जी दी, ठीक है।
ये आ गया न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब फिज़न में क्या होता है बोलो, न्यूक्लियर फिज़न रिएक्शन में आपने रिएक्शन लिख देना फटाफट, तो वो तो बिल्कुल नहीं बोलना है आपने। यूरेनियम 23592 के ऊपर जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन्स उसको बम्बार्ड करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके ऊपर, हाँ, देन दिस न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड बाय दिस थर्मल न्यूट्रॉन्स, देन यू विल गेट बेरियम क्रिप्टॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन, 3 प्लस कितनी एनर्जी, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ वो बताइए 56, 36, 92, 141। तो यहाँ देखो कितने शुरू में रिएक्टेंट्स में देखो कितने न्यूक्लियन हैं, 235 प्लस 1, सो मतलब 236 न्यूक्लियंस कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं मिलके, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियंस रिलीज एनर्जी कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक न्यूक्लियन कितनी करेगा, therefore A1 न्यूक्लियन रिलीजेज एनर्जी, कितनी रिलीजेज एनर्जी इज इक्वल टू 200 अपॉन 236, सो इट विल बी लेस, ठीक है। सो इट विल बी लेस देन, क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो लेस देन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भी आप यहाँ से देख सकते हो आपकी न्यूक्लियर फ्यूज़न में, पहले तो आपको पता है न्यूक्लियर फ्यूज़न करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दो न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज़ होना है, इनको ज्वाइन करना है, तो कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 10⁻7 केल्विन बेसिस, तो हमें मिल नहीं सकता अर्थ पे, ठीक है। वो तो सन के कोर का टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब जैसे चलो रिएक्शन हो गया, तो आप बताओगे यहाँ 4 न्यूक्लियंस ने कितनी एनर्जी रिलीज करी जैसे इस रिएक्शन में, 24। तो एक ने कितनी करी, 6, एक ने 6 करी। यहाँ एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन यहाँ ज़्यादा है और एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन यहाँ कम है, दैट्स वाई न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा डेंजरस हुआ। तो लास्ट में लिखना एज एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, एज एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन, as energy released per nucleon in case of nuclear fusion, in case of nuclear fusion is more than, is greater than energy released per nucleon in case of nuclear fission, therefore nuclear fusion is more dangerous, ठीक है। therefore nuclear fusion is dangerous, therefore nuclear fusion is more dangerous। तो ये था भाई, ठीक है। सो therefore nuclear fusion is more dangerous। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपने, क्योंकि एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन किस में ज़्यादा होती है भाई, फ्यूज़न में। एक न्यूक्लियन मतलब ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज करता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न में ज़्यादा कितनी, ज़्यादा मैंने एग्जांपल देकर बताया, 6 MeV दे रहा है यहाँ, और यहाँ कितनी दे रहा है, यहाँ दे रहा है 0 पॉइंट समथिंग, लेस देन मतलब 1 MeV, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज्ड per nucleon in case of nuclear fusion is more than energy released per nucleon in case of nuclear fission, that's why nuclear fusion is more dangerous। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके देन